सब विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कृषि विभाग की संस्थाएं हैं उनमें जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें जो है कृषि विज्ञान की शाखा एक है मृदा विज्ञान, जिसमें मृदा विज्ञान के चैप्टर है खाद्य एवं उर्वरक पोषक तत्व। उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से लगभग मैं आपको जो है 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, कहाँ से कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, ये अंदाजा आपको लग जाएगा। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है ये निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फास्फेट को घुलनशील, क्या कह रहा है, फास्फेट को मृदा में घुलनशील बनाने हेतु प्रयुक्त होता है, ठीक है। कह रहा है कि कौन जो है मृदा में प्रयुक्त होता है फास्फेट को घुलनशील बनाने हेतु, ठीक है। ऑप्शन ए म्यूकर, क्या कह रहा है, म्यूकर। बी कह रहा है एनसीलीन और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है ट्राइकोडर्मा, क्या, ट्राइकोडर्मा। और डी कह रहा है जो है एस्परजिलस, एस्परजिलस आवामोरी, क्या, आवामोरी। एस्परजिलस आवामोरी। तो निम्नलिखित में से कौन फास्फेट को घुलनशील बनाने हेतु मृदा में घुलनशील बनाने हेतु प्रयुक्त होता है? तो एस्परजिलस आवामोरी प्रयुक्त होता है। कौन? एस्परजिलस आवामोरी प्रयुक्त होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। और मैं कुछ फास्फोरस घुलनशील जो है, जो फास्फोरस विलेय जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक फास्फोरस विलेय, उनको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फास्फोरस क्या कह रहा है, फास्फोरस उर्वरक, फास्फोरस विलेयक जैव, सेंटेंस बैठेगा नहीं तो जैव उर्वरक, ठीक है। जीवाणु जैव उर्वरक जो होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। जीवाणु जैव उर्वरक स्यूडोमोनास स्ट्रेटा, क्या है,
स्यूडोमोनास स्ट्रेटा, स्यूडोमोनास स्ट्रेटा। बेसिलस मोलीपाइक्स, मोलीपाइक्स, बेसिलस, बेसिलस नहीं होगा वो, बेसिलस होगा वो, बेसिलस पोलीमाइक्स। बेसिलस मेगा क्या कह रहा है, टेरियम, क्या कह रहा है, मेगा टेरियम। ठीक है, ये जीवाणु जो है जैव उर्वरक है। ठीक है, बैक्टीरियल। अब आप कहेगा फंजाई, क्या फंजाई में फंगस वाले जो है, एस्परजिलस आवा मोरी, क्या कह रहा है, एस्परजिलस आवा मोरी, फंजाई जो है एस्परजिलस आवा मोरी। और दूसरा है एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस आवा मोरी, एस्परजिलस नाइगर। अब फास्फोरस उर्वरक, फास्फोरस अवशोषक है, क्या है ये, फास्फोरस विलेयक उर्वरक है, जैव उर्वरक। ये फास्फोरस अवशोषक, क्या कह रहा है, फास्फोरस अवशोषक, फास्फोरस अवशोषक। बैम, बैम माइको राइजा, जैसे बैम माइकोराइजा, जैसे ग्लोमस, कौन, तो फास्फोरस विलेयक जैव उर्वरक जो बैक्टीरियल है, स्यूडोमोनास स्ट्रेटा, बैसिलस मोलीपाइक्स, बैसिलस मेगाटेरियम, फंजाई एस्परजिलस आवामोरी, एस्परजिलस नाइगर, और फास्फोरस अवशोषक जो है बैम, बैस्कुलस आर्मोबैस्कुलस माइकोराइजा, जैसे ग्लोमस। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन लिखाएंगे नहीं, आप जो अलग से इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो है फूल गोभी में जो ब्राउनिंग रोग होती है वो किस पोषक तत्व की कमी से होती है, तो वो बोरान की कमी से होती है। इसको जो है बोरिक एसिड का प्रयोग करके या बोरान का प्रयोग करके कंट्रोल किया जा सकता है। आप इसको नोट कर लो। ठीक, मृदा में कह रहा है, मृदा में जिंक की कमी, जिंक की कमी उग्र रूप कब लेती है, उग्र कब लेती है, नहीं, मृदा में जिंक की कमी कब बहुत कम पाई जाती है, मतलब कम क्या, मृदा में जिंक की कमी पाई जाती है किस कारण से, ऐसा भी पूछ सकता है कि मृदा में जो है जिंक की कमी
होती है, पाई जाती है या अग्र रूप ले लेती है, किसके कारण लेती है, क्या वजह है, ये सब पूछ सकता है। मृदा का लवणीय प्रतिक्रिया के कारण, मृदा का लवणीय प्रतिक्रिया के कारण, ठीक है। बी कह रहा है लौह तत्व की अधिकता, क्या कर रहा है, लौह तत्व की अधिकता के कारण, ठीक है। सी कह रहा है फास्फोरस की अधिकता, फास्फोरस की अधिकता के कारण। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो मृदा में जिंक की कमी उग्र रूप का धारण कर लेती है जब फास्फोरस की अधिकता होती है। तो जिंक क्या करता है, फास्फोरस के साथ अपक्रिया करके जिंक फास्फेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जिंक फास्फेट का निर्माण करता है। आप इसको नोट कर लीजिए कि जैसे ही फास्फोरस ज़्यादा होगा जिंक जो है कमी हो जाएगी, और ये जिंक फास्फोरस के साथ मिलकर के जिंक फास्फेट का निर्माण करता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फास्फोरस जिसमें अधिकता पाई जाएगी उसमें स्वाभाविक है जिंक जो है की मात्रा कमी हो जाएगी, ठीक है। और जिंक फास्फेट जो होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय, ठीक है। आप इसको नोट कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जो है मृदा में पूछा है। अभी पिछली बार मैंने बताया, पिछली किसी क्लास में मैंने आपको बताया है कि मृदा में गंधक की कमी होती है जब उसका स्तर कितने ppm होता है। तो गंधक जो है 8 से 10 ppm होना चाहिए। गंधक का जो मृदा में स्तर है 8 से 10 जब हो जाते हैं तो इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। 8 से 10 ppm हो जाएगा तो कमी के लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। जब उसका स्तर जो है 8 से 10 ppm होगा तब वो कमी का स्तर दिखाई देगा। आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि मृदा में गंधक की कमी कब दिखाई पड़ती है, जब उसका स्तर हो जाता है। तो 8 से 10 ppm जब होगा तो उसकी कमी के लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। जिप्सम में गंधक की मात्रा को जिप्सम में गंधक की मात्रा को पूछ रहा है। तो मैं इसको जो है एक क्लास जब पूरी ख़त्म हो जाएगा, सॉइल साइंस का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पोषक तत्व वाला, तो मैं एक दिन जितने भी, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सबका आपको लिखा दूंगा एक तरफ से, ठीक है। वैसे इसमें जान लीजिए कि जिप्सम में जो गंधक की मात्रा होती है वो जो है 18.6% होती है, ठीक। कह रहा है कार्बनिक खादों में किसका कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात न्यूनतम होता है। कार्बन
कार्बन नाइट्रोजन न्यूनतम होता है। कार्बनिक खादों में किसका कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात न्यूनतम होता है? मूंगफली की खली, सी। बायोगैस, डी। गोबर की खाद। ठीक, तो कार्बनिक खादों में किसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है न्यूनतम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? मूंगफली की खली का होता है। कितना होता है? मूंगफली की खली का सबसे कम होता है। इसका जो अनुपात होता है 5:1 होता है। कितना होता है? 5:1 होता है। कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात इनका जो है 5:1 होता है। और पहले की क्लासों में बहुत बार बता चुका हूँ, ह्यूमस का, लेग्यूम क्रॉप का, नॉर्मल सॉइल का बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। तो आप उसको पिछली क्लासों में देख लीजिएगा। ठीक है, या तो कहिए लिखा दें तो बाद में लिखाएंगे आपको। इसको लिखाए हैं, कई बार हमने लिखाया है, और आप उसको उन क्लासों में देख लीजिएगा। खनिज, देखिए कह रहा है खनिज मृदाओं का CN अनुपात क्या होता है? क्या होता है? अनुपात क्या होता है? ठीक है, = 18:20, 13:15। सी कह रहा है क्या? 10:12। डी कह रहा है 5:6। तो खनिज मृदाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? तो वो 10/12 होता है। कितना होता है? 10 से 12। कितना होता है? 10 से 12। ये होता है 10 से, ऐसे नहीं होगा, 18 से 20, ये 1:1:1:1। तो 10 से 12:1 होता है। कितना होता है? 10 से 12:1 होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, 10 से 12:1 होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 10 से 12:1, यानी ये कर लीजिए आप, इसे 10 से अनुपात 1, यही इसका होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है?
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक खनिज नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक खनिज नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक खनिज नहीं है? ठीक है, ऑप्शन 1 पाइरोक्सिन, बी कह रहा है फेल्सपार पाइरोक्सिन, फेल्सपार जो है ओलिविनस, डी कह रहा है डोलोमाइट। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक खनिज नहीं है? तो कह रहा है पाइरोक्सिन, डोलोमाइट, ओलिविनस और फेल्सपार। तो प्राथमिक खनिज कौन सा नहीं है? वो डोलोमाइट नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए, जो है प्राथमिक खनिज नहीं है। गिब्साइट, कैल्साइट, लियोनोटाइट, फिर हेमेटाइट, ये सब जो है क्या है? ये द्वितीय खनिज हैं। कौन से खनिज हैं? द्वितीय खनिज। डोलोमाइट, गिब्साइट, कैल्साइट, लियोनाइट और हेमेटाइट, ये क्या है? द्वितीय खनिज हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, जान लीजिए। जो मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और आप इसको जो है ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों के लिए लाभदायक है लेकिन अनावश्यक है? यानी आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। जो 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं उसमें उनकी गणना नहीं होती। तो कौन? सोडियम है। आप इसको नोट कर लीजिए, अलग से रजिस्टर पर लिख लीजिए। जो भी आपने बनाया है उसमें अलग से लिख लीजिए। ठीक है, कह रहा है क्षारीय मृदाओं में किसकी कमी होती है? कह रहे कि क्षारीय मृदाओं में किसकी कमी या किस पोषक तत्व की कमी होती है? ठीक है, कह रहे कि क्षारीय मृदाओं में किसकी कमी होती है या किस पोषक तत्व की कमी होती है? क्षारीय मृदाओं में किसकी कमी होती है? ऑप्शन 1 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और डी कह रहा है गंधक। तो क्षारीय मृदा जो है, क्षारीय मृदा में किसकी कमी होती है? तो क्षारीय मृदाओं में फास्फोरस की कमी होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्षारीय मृदा में किसकी कमी होती है? फास्फोरस की कमी होती है। इसमें ये होता है कि ये फास्फोरस जो है डाई अथवा
ट्राई, क्या कह रहा है, डाई अथवा ट्राई कैल्शियम फास्फेट में बदल जाता है। किसमें, ट्राई कैल्शियम फास्फेट में, ट्राई कैल्शियम फास्फेट में बदल जाता है। फास्फोरस की जो कमी हो जाती है उसमें क्या होता है कि जो फास्फोरस है वो रूपांतरित हो जाता है क्षारीय मृदा में, डाई अथवा ट्राई कैल्शियम फास्फेट में बदल जाता है, जो पौधों के लिए उपस्थित नहीं रहता है। जो पौधे बदल जाए, जिससे पौधे इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। डाई अथवा ट्राई कैल्शियम फास्फेट में जब बदल जाता है तो इसको पौधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि क्षारीय मृदाओं में फास्फोरस की कमी हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस किस में डाई अथवा ट्राई कैल्शियम फास्फेट में बदल जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, खनिज समूहों का कौन सा समूह पोटास का स्रोत है। कह रहा है खनिज समूह का कौन सा समूह पोटास का स्रोत है। ऑप्शन ए ब्रोलाइट, डोलोमाइट। ब्रोलाइट, डोलोमाइट। बी कह रहा है जो है डोलामाइट एवं माइका। डोलोमाइट, माइका। सी कह रहा है फेल्सपार, माइका। क्या कह रहा है, फेल्सपार, माइका। फेल्सपार, माइका, फेल्सपार, माइका। एपेटाइट एवं फेल्सपार कह रहा है, एपेटाइट, फेल्सपार। तो खनिज समूहों का कौन सा समूह है जो पोटास का स्रोत है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है ये फेल्सपार और माइका जो है, ये ऑप्शन सी सही है। फेल्सपार और माइका जो है पोटास का स्रोत है। किसका, पोटेशियम का स्रोत है। कौन कौन, फेल्सपार और माइका जो है। ये आपको मैं बता रहा हूँ क्या किसका स्रोत है, पूछ लेता है। लिख दे रहा हूँ कुछ खनिज का, किसके कौन से स्रोत हैं, तो आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। जैसे फेल्सपार, फेल्सपार में क्या क्या मिलता है, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम फेल्सपार में जो है। और माइका जबरदस्त स्रोत है किसका, पोटेशियम का मुख्य स्रोत। ठीक है, माइका जो है पोटेशियम का मुख्य स्रोत है। और जो है आयरन का स्रोत मैं आपको बता दे रहा हूँ। आयरन किसका स्रोत है,
हेमेटाइट, हेमेटाइट, लिनोटाइट, क्या है, लिनो, हेमेटाइट, लिनोटाइट, हेमेटाइट, लिनोटाइट, सिडराइट। ये हेमोटाइट, लिनोटाइट साइट किसके स्रोत हैं, आयरन के स्रोत हैं। आयरन जो है हेमेटाइट, लिनोटाइट उसमें मिलता है, ठीक है। कैल्साइट, डोलोमाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट कैल्शियम का स्रोत। कैल्साइट, डोलोमाइट किसका स्रोत है, कैल्शियम का। और गिब्साइट एक होता है गिब्साइट, एल्युमिनियम, क्या है, एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत। एल्युमिनियम का एल यानी एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए जो है कौन सा किसका स्रोत है, ठीक है। तो फेल्सपार में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम मिलता है। माइका जो है पोटेशियम का प्रमुख स्रोत है। आयरन में हेमेटाइट, लियोनाइट और सिडराइट में जो आयरन के स्रोत हैं। कैल्साइट, डोलोमाइट जो है कैल्शियम का स्रोत है। और गिब्साइट में एल्युमिनियम का प्रमुख स्रोत है गिब्साइट, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इनमें से कौन सा खनिज, कह रहा है इनमें से कौन सा खनिज बोरान का स्रोत है। इनमें से कौन सा खनिज बोरान का स्रोत है। ऑप्शन ए कह रहा है जो है ग्लाकोनाइट, क्या कह रहा है, ग्लाकोनाइट। बी कह रहा है जो है माइलेकाइट, माइलेकाइट। और सी कह रहा है मांटमिरोलोनाइट, क्या कह रहा है, मांटमिरोलोनाइट। डी कह रहा है टर्मालिन, क्या कह रहा है, टर्मालिन। तो बोरान का कौन सा खनिज स्रोत है, तो टर्मालिन जो है बोरान का स्रोत है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको अलग से पन्ने पर लिख लीजिएगा आप। जो है कह रहा है कि पौधे पर कैल्शियम की कमी पौधे की किस पत्ती पर दिखाई पड़ता है। आप इसको अलग से पन्ने पर लिख लीजिएगा। तो शीर्ष की पत्तियों पर, किस पे, शीर्ष की पत्तियों पर यानी टर्मिनल बड पर जो है कैल्शियम की कमी दिखाई पड़ती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, अलग से पन्ने पे। कह रहा निम्नलिखित में से किस में जो है सल्फर पाया जाता है। तो सल्फर जो है सिंगल सुपर फास्फेट में पाया जाता है। कितना पाया जाता है,
12% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 12%। सल्फर जो है 12% सल्फर, 19% कैल्शियम, 16% फास्फोरस। ऑप्शन में डीएपी भी दिया गया है, एनपीके भी दिया गया है, और यूरिया भी दिया गया है। तो जिसमें केवल सिंगल सुपर फास्फेट में 12% सल्फर पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसमें जो है 12% जो है सल्फर पाया जाता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम कुल उर्वरक की खपत जो है, जो कुल उर्वरक की खपत होती है, प्रयोग किया जाता है पूरे साल भर में, वो किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो उर्वरकों की खपत जो है सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, नहीं तो आप आंध्र प्रदेश को लगा देंगे, ठीक है। प्रति हेक्टेयर, और जो प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत है वो सबसे ज़्यादा पंजाब में है। टोटल उर्वरक की खपत सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जब आप प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो वो जो है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र में दलहनी फसल की खेती होते, जिसमें नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता। तो कौन सी फसल है? वो है राजमा। इसको हमने जो है कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, ये अलग से रजिस्टर पर इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधे में नाइट्रोजन की कमी का लक्षण सर्वप्रथम कहाँ दिखाई पड़ते हैं? तो पौधे में जो नाइट्रोजन की लक्षण की कमी है वो पुरानी तथा निचली पत्तियों पर दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? ये क्वेश्चन आप अलग से पन्ने पर लिख लीजिएगा। पौधे की निचली और पुरानी पत्तियों पर जो है नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। किसके प्रयोग से फास्फोरस का अपटेक बढ़ता है? कह रहा है किसके प्रयोग से फास्फोरस का अपटेक बढ़ता है, या पूछ लेगा किस पोषक तत्व के प्रयोग से फास्फोरस का अपटेक बढ़ता है? ऑप्शन ए लोहा, बी कह रहा है कैल्शियम, सी कह रहा है मैग्नीशियम, और डी कह रहा है सल्फर। तो मैग्नीशियम के प्रयोग से फास्फोरस का अपटेक पौधों में बढ़ता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्या करता है? मैग्नीशियम क्या करता है? फास्फोरस के ग्रहण तथा स्थानांतरण में जो है मदद करता है या सहायता करता है। तो मैग्नीशियम के अपटेक प्रयोग से जो है फास्फोरस का अपटेक बढ़ता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि मैग्नीशियम के प्रयोग से पौधों का क्या बढ़ता है? यहाँ फास्फोरस की जगह मैग्नीशियम भी कर सकता है। दोनों घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछ लेगा मैग्नीशियम के प्रयोग से पौधे में क्या बढ़ता है? तो फास्फोरस का अपटेक बढ़ता है। और फास्फोरस का अपटेक कैसे बढ़ता है? मैग्नीशियम के प्रयोग से बढ़ता है। ये दोनों क्वेश्चन ये मतलब घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो आप इसको जो है दोनों तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास
और कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता से वर्गीकरण किया गया है कि किसमें जो है 20 किलोग्राम से अधिक वो फास्फोरस पाया जाएगा, उस मृदा को क्या किस श्रेणी में रखेंगे, या 20 किलोग्राम से कम पाया गया तो उसको किस मृदा की श्रेणी में रखेंगे। तो मैंने लिखाया है, इसको आप अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हम इसको कराएंगे नहीं आपको, हैं, ठीक है। आप जो है उसको रट लीजिए, ठीक। या तो लिखाई दे रहे हैं, चलिए लिखा दे रहे हैं एक बार और। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आपको जिस मृदा में क्या कह रहा है, जिस मृदा में या भूमियों में फास्फोरस की मात्रा 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर से कम होती है, उसको किस श्रेणी में रखते हैं, उसको किस श्रेणी में रखते हैं। कह रहा है कि उसको किस श्रेणी में रखते हैं। कह रहा ऑप्शन ए फास्फोरस में मध्यम फास्फोरस की अधिकता, सी कह रहा है फास्फोरस की कमी इनमें से कोई नहीं। कह रहा है जिस मृदा में फास्फोरस की मात्रा 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर से कम होती है तो उसको किस श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। किस श्रेणी में रखते हैं, तो उसको रखते हैं फास्फोरस की कमी की श्रेणी में। किस में रखते हैं, फास्फोरस की कमी की श्रेणी में। किसमें, फास्फोरस की कमी की श्रेणी में। तो हम जो है आपको एक जो है टेबल बना दे रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मात्रा जो मिलती है भूमि में तो कितनी मिलती है और किस श्रेणी में रखते हैं, एक बार और लिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जो है इसको रट लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का पूछ लेगा, फास्फोरस का पूछ लेगा, या तो पोटास का पूछ लेगा। तो हम आपको एक चार्ट बना दे रहे हैं। पोषक तत्वों, क्या कह रहा है, पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर, पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर, क्या कह रहा है, पोषक तत्व की उपस्थिति के आधार पर मृदा उर्वरता, क्या कह रहा है, मृदा उर्वरता, ठीक है, मृदा उर्वरता कह रहा है पोषक तत्व, पोषक तत्व। फिर कह रहा है अल्प, मध्यम, ठीक है। फिर कह रहा है उच्च, यही तो है, अल्प श्रेणी, मध्यम श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, ठीक है। पोषक तत्व में एक
नाइट्रोजन 2, फास्फोरस 3 जो है पोटास। ठीक, यही 3 श्रेणी है। कह रहा है 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम। ठीक है, 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम। ये कह रहा है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम। यही तो क्वेश्चन में था, 20 किलोग्राम कम से, तो क्या आ जाएगा, निम्न या अल्प। ठीक है, और तीसरा कह रहा पोटास में 125 किलोग्राम से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम। ठीक, यही हो गया। फिर नाइट्रोजन मध्यम में कह रहा है 250 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना, 250 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और ये कह रहा है 20 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, और ये पोटास है 125 किलोग्राम से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 125 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, ये चीजें। और ये कह रहा है जो है 500 केजी प्रति हेक्टेयर से अधिक। ये कह रहा है 50 केजी प्रति हेक्टेयर से अधिक। ये 300 केजी प्रति हेक्टेयर से अधिक। अब देख लीजिए आप, अगर इसको बीच का आप याद कर लेंगे तो ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर मृदा उर्वरता, पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, अल्प, मध्यम, उच्च। तो अल्प कब है, जब 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से क्या नाइट्रोजन कम होगा, और फास्फोरस उसके बाद 250 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में मध्यम, और 500 किलोग्राम से अधिक होता है तो उच्च श्रेणी में आता है। और फास्फोरस 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम है तो अल्प श्रेणी में, और 20 से 50 किलोग्राम है तो मध्यम श्रेणी में, और 500 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम से अधिक है तो उच्च श्रेणी में। इसी तरीके से पोटास जो है 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम है तो अल्प श्रेणी में, 125 से 300 किलोग्राम है तो मध्यम श्रेणी में, और 300 किलोग्राम से अधिक प्रति हेक्टेयर है तो उच्च श्रेणी में। अब आप इसको देखिए, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप ये चीज़ें याद कर लीजिए। मध्यम श्रेणी 250 से 500 किलोग्राम, 20 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 125 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये कर दीजिए कि अगर इससे नीचे होता है तो अल्प, और इससे ऊपर होता है तो उच्च श्रेणी। 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से नीचे है तो फास्फोरस जो है अल्प श्रेणी, और अगर 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक है तो उच्च श्रेणी, और 125 किलोग्राम से कम है प्रति हेक्टेयर फास्फोरस तो निम्न श्रेणी, अल्प श्रेणी, और 300 किलोग्राम से अधिक है तो उच्च श्रेणी में आ जाएगा। तो यही आप मध्यम याद कर लीजिए। तो इससे ऊपर चले जाइए, इससे नीचे, तो अल्प और उच्च हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन, इसको भी अलग पन्ने पे लिख सकते हैं आप, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलग पन्ने से आप लिख लीजिए, कई बार पूछा गया है, हमने उसको कई बार सॉल्व भी कराया है। कह रहा यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। कह रहा यूरिया का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप उसको नोट कर लीजिए। NH2CO
H2, यही क्या है, यूरिया का रासायनिक सूत्र है। इसको अलग से पन्ने पर आप लिख लीजिए, कई बार पूछा गया है और फिर भी पूछने की संभावना है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये भी बार बार पूछा गया है, आप जो है अलग से रजिस्टर पर लिख लीजिए। कह रहा फास्फेटिक उर्वरकों का प्रयोग जो है कब करते हैं या कब उनकी क्षमता बढ़ जाती है। तो आप जानते हैं कि उसका जो प्रयोग किया जाता है वो जो है प्लेसमेंट ऑफ ड्रिलिंग, यानी कूड़ों के पास बेस मौलिक रूप से किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति तत्वों का सही समूह, वनस्पति तत्वों का सही समूह, वनस्पति तत्वों का सही समूह कौन सा है, जो समूह कौन सा है जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम का अंग है, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम का अंग है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक। कह रहा ऑप्शन ए कैल्शियम, क्या कह रहा है, कैल्शियम, वैनेडियम, क्लोरीन, क्या कह रहा है, कैल्शियम, वैनेडियम, क्लोरीन, फिर कह रहा पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन। पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है लोहा गंधक मॉलिब्डेनम, लोहा गंधक मॉलिब्डेनम। और डी क्या कह रहा है, लोहा गंधक मॉलिब्डेनम, डी कह रहा है जो है जस्ता नाइट्रोजन हाइड्रोजन, जस्ता नाइट्रोजन जो है, जस्ता नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो वनस्पति तत्वों का सही समूह कौन सा है जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम का अंग है, तो वो है लोहा गंधक मॉलिब्डेनम। आप इसको नोट कर लीजिए कि लोहा गंधक और मॉलिब्डेनम जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंग है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। करते क्या है, इनकी सहायता से जो है ये सहायता करते हैं, जो दलहनी फसल होती है उसमें जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ठीक है। आप इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन बहुत बार लिखा चुका हूँ, बहुत बार सॉल्व करा चुका हूँ और बहुत ही रिपीट आता है, तो इसको बताऊंगा नहीं, लिखाऊंगा नहीं, आप अलग से रजिस्टर पे इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कौन सा जैव जो है सहजीवी, क्या है, जैव उर्वरक सहजीवी जो है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो कौन सा करता है, सहजीवी राइजोबियम करता है। कौन करता है, राइजोबियम। और एजोटोबैक्टर जो होता है असहजीवी करता है। एजोटोबैक्टर क्या करता है, असहजीवी। दोनों नोट कर लीजिए, राइजोबियम सहजीवी, ये जीवाणु की बात हो रही है, सहजीवी, और एजोटोबैक्टर असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यूरिया सुपर ग्रेनुअल का प्रयोग कहाँ करते हैं, वो यूरिया सुपर ग्रेनुअल जो होते हैं उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आप इसको भी अलग पन्ने पर लिख लीजिए। ये जो है जल भरा वाली मृदा में जो है
यूरिया सुपर ग्रेनुअल का प्रयोग कहाँ करते हैं? जल भराव वाली मृदा में करते हैं। इसका वजन कितना होता है? 1 से 4 ग्राम होता है। आप इसको भी नोट कर लीजिए कि 1 से 4 ग्राम जो है इसका वजन होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि भारतवर्ष में किस फसल में उर्वरक की खपत सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा जो उर्वरक की खपत है वो किस में है? वो गेहूं की फसल में है, उसके बाद धान की फसल में है, और प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उर्वरक की जो है प्रयोग या वो कहाँ करते हैं? पंजाब में करते हैं। कहाँ? पंजाब में। और पूरे ओवरऑल अगर इंडिया की बात किया जाए एरिया की, तो उत्तर प्रदेश में, प्रति हेक्टेयर नहीं, ओवरऑल एरिया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। कह रहा व्हाइट बर्ड जो या श्वेत कलिका रोग जो है मक्के में किसकी कमी से होता है? तो इसको भी अलग पन्ने पर आप लिख लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो है मक्का में होता है तो जिंक की कमी से होता है, और जिंक की कमी से एक बहुत महत्वपूर्ण रोग होता है धान की फसल में, जिसको खैरा रोग कहते हैं। आप इसको दोनों को नोट कर लीजिए, दोनों पूछा जा सकता है, इनमें से कोई ना कोई पूछा जा सकता है। एजोला कह रहा है, एजोला जो है, एजोला वायुमंडल से मृदा में कितना केजी नाइट्रोजन कितना केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? कह रहा कितना केजी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? 250 केजी, 4 केजी, 400 केजी, 300 केजी, और डी कह रहा है जो है इनमें से कोई नहीं। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो एजोला जो है ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखाएंगे नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। जो है कह रहा है कि जो है अमोनियम सल्फेट में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? तो अमोनियम सल्फेट में जो है कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? तो अमोनियम सल्फेट में जो है 20% नाइट्रोजन, लिखाएंगे नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए अलग से पन्ने पर कि सॉल्व कराएंगे नहीं हम। 20% नाइट्रोजन और 24% सल्फर। क्या? 20% नाइट्रोजन और 24% सल्फर यानी गंधक पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि अमोनियम सल्फेट में जो है गंधक कितना परसेंट पाया जाता है? तो 24% पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा अगला देखिए, अब कह रहा है कि नाइट्रेट निरोधी क्या है? नाइट्रेट निरोधी, देखिए एकदम क्वेश्चन सिंपल है। नाइट्रेट निरोधी क्या बनना रोक देते हैं? क्या
बनना रोक देते हैं। ठीक है, कह रहा है क्या बनना सॉरी क्या बनना रोक देते हैं। ऑप्शन ए NO2। ठीक है, फिर कह रहा है NH3, फिर NH4 प्लस, उसके बाद सी कह रहा है NO3 माइनस। तो नाइट्रेट निरोधी जो है इसको नाइट्रेट बनना रोक देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑप्शन डी आपका सही है, इसको नोट कर लीजिए। जो है ये ऑप्शन डी आपका सही है। और अमोनिया निरोधी जो है इसको रोक देते हैं। अमोनिया निरोधी NH3 बनना रोक देते हैं। और नाइट्रेट निरोधी जो है नाइट्रेट बनना रोक देते हैं। किसको? NO3 माइनस, इसको रोकते हैं। ये अमोनिया निरोधी NH3 को रोकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो है आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज हमने आपको जो है 26 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराया है, को कवर कराया है। लेकिन अगर आप कंटेंट देखेंगे तो 40 क्वेश्चन से ज़्यादा ही है। 40 या 50 क्वेश्चन के आपको कंटेंट मिले होंगे। तो आप जो है इसको पढ़ लीजिए, रट लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।